नमस्कार, मैं सचिन कुमार यादव, रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर से। आज हम आपको डीएड एससी एचआई और आईडी के सेकंड सेमेस्टर के कॉमन पेपर एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत यूनिट 4.5 जो कि हार्वर्ड गार्डनर थ्योरीज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, उसकी चर्चा करेंगे। तो गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। गार्डनर 1983 ने बुद्धि का एक नए सिद्धांत का विकास किया है, जिसे बहुबुद्धि का सिद्धांत कहा है। अपने इस सिद्धांत में गार्डनर ने महत्वपूर्ण बात जो बतलाई है वह यह है कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकी होता है। उन्होंने यह बतलाया है कि सामान्य बुद्धि में 7 तरह की क्षमताएं या बुद्धि सम्मिलित होती है। इन 7 तरह की बुद्धि का विशेष गुण यह है कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है तथा मस्तिष्क में प्रत्येक के संचालन के नियम अलग अलग हैं। इन सभी 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन निम्नांकित है, जिसमें पहला है भाषाई बुद्धि, दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा है स्थानिक बुद्धि, चौथा है शारीरिक गतिक बुद्धि, पांचवा है सांगीतिक बुद्धि, छठवां है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, सातवां है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। इनमें से प्रथम 3 तो ऐसे हैं जिन पर अन्य सिद्धांतों में भी बल डाला गया है तथा किसी मानक बुद्धि परीक्षण द्वारा मापा जाता है, परंतु अंतिम 4 बिल्कुल ही नया है और थोड़ा हास्यास्पद होने के बावजूद वे उतने महत्व के हैं जितना कि प्रथम 3। इन 7 प्रकार के बुद्धि का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, भाषाई बुद्धि। इस तरह की बुद्धि में वाक्यों या शब्दों की बोध क्षमता, शब्दावली, शब्दों के क्रमों के बीच के संबंधों को पहचानने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि। इस बुद्धि में तर्क करने की क्षमता, गणितीय समस्याओं का समाधान करने की क्षमता, अंकों के क्रम के पीछे छिपे संबंध को पहचानने की क्षमता, सदृश्यता क्षमता आदि सम्मिलित होते हैं। तीसरा है स्थानिक बुद्धि। इसमें स्थानिक चित्र को मानसिक रूप से परिवर्तन करने की क्षमता तथा स्थानिक कल्पना शक्ति करने की क्षमता आदि सम्मिलित होता है। चौथा है शारीरिक गतिक बुद्धि। इस तरह की बुद्धि में अपने शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता तथा वस्तुओं को सावधानीपूर्वक एवं प्रवीण ढंग से घुमाने तथा उपयोग करने की क्षमता सम्मिलित होती है। इस तरह की बुद्धि नर्तकी में तथा व्यायामी में अधिक होता है, जिन्हें अपने शरीर की गति पर पर्याप्त नियंत्रण रहता है। साथ ही साथ इस तरह की बुद्धि की आवश्यकता क्रिकेट खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी, न्यूरोसर्जन तथा शिल्पकारियों आदि में अधिक होता है, क्योंकि इन्हें वस्तुओं का उपयोग
प्रवणतापूर्वक करना पड़ता है। पांचवा, सांगीतिक बुद्धि। इस बुद्धि में तारत्व तथा लय को प्रत्यक्षण करने की क्षमता सम्मिलित होता है एवं सांगीतिक सामर्थ्यता एवं निपुणता विकसित करने की क्षमता होती है। इस तरह की बुद्धि संगीत देने वालों एवं गीत गाने वालों में अधिक होता है। छठवां है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। इस तरह की बुद्धि में अपने भावों एवं संवेगों को मॉनिटर करने की क्षमता, उनमें विभेद करने की क्षमता तथा मानव व्यवहार को निर्देशित करने में उन सूचनाओं को उपयोग करने की क्षमता आदि सम्मिलित होता है। इसे अंतरावैयक्तिक बुद्धि भी कहा जाता है। सातवां है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। इस तरह की बुद्धि में दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणाओं, इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को समझने की क्षमता तथा उनकी मनोदशाओं एवं चित्त प्रकृति को मॉनिटर करके किसी नई परिस्थिति में किस तरह से व्यवहार करेगा के बारे में पूर्व कथन करने की क्षमता आदि से होता है। इसे अंतवैयक्तिक बुद्धि भी कहा जाता है। गार्डनर का मत है कि प्रत्येक सामान्य व्यक्ति में उपयुक्त तरह की बुद्धि होती है, परंतु कुछ विशेष कारणों जैसे आनुवंशिकता या प्रशिक्षण के कारण किसी व्यक्ति में कोई बुद्धि अधिक विकसित हो जाती है। ये सभी 7 तरह की बुद्धि एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, फिर भी प्रत्येक बुद्धि एक अर्ध स्वायत्त तंत्र के रूप में कार्य करता है। मस्तिष्क में प्रत्येक बुद्धि एक संपुटित मापांक के समान होता है, जो अपने अपने नियमों एवं कार्यविधियों द्वारा संचालित होते हैं। कुछ खास तरह के मस्तिष्कीय क्षति होने पर एक तरह की बुद्धि क्षतिग्रस्त हो सकती है, परंतु उसका प्रभाव दूसरे तरह की बुद्धि पर नहीं पड़ेगा। गार्डनर के इस सिद्धांत का आशय यह है कि इससे इस तथ्य की व्याख्या करने में शैक्षिक रिकॉर्ड काफ़ी प्रखर या बाद की ज़िंदगी में उन्हें असफलता हाथ लगी तथा क्यों वैसे लोग जिनका कॉलेज का शैक्षिक रिकॉर्ड काफ़ी मंद तथा घटिया रहा, बाद की ज़िंदगी में उन्हें काफ़ी सफलता मिल पाई है। इसका स्पष्ट कारण यह है कि पहले तरह के व्यक्ति में व्यक्तिगत बुद्धि की कमी थी, परंतु दूसरे तरह के व्यक्ति में व्यक्तिगत बुद्धि की अधिकता थी। गार्डनर के सिद्धांत में अंतिम 3 प्रकार की बुद्धि पर कुछ मनोवैज्ञानिक ने टीका टिप्पणी किया है। फिर भी यह सिद्धांत से तो यह बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया है कि बुद्धि को सिर्फ शाब्दिक एवं परिणात्मक कौशलों के रूप में व्याख्या करना उचित नहीं है और बुद्धि के इस विस्तृत अर्थ को ध्यान में रखकर ही हम समाज के साथ न्याय कर सकते हैं। कैरियर के लिए यदि हम बात करें तो 7 प्रकार की बुद्धि जिस बच्चे में
जिसकी अधिकता होगी वो किस क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकता है, वो हम जान सकते हैं। नंबर 1, यदि बच्चे में भाषाई बुद्धि की अधिकता होगी तो ऐसे बच्चे कवि, पत्रकार, लेखक, शिक्षक, वकील, अनुवादक आदि बन सकते हैं। दूसरा, तार्किक गणितीय बुद्धि की अगर बात करें तो जिस बच्चों में इसकी अधिकता होगी वे बच्चे वैज्ञानिक, इंजीनियर, शोधकर्ता, गणितज्ञ बन सकते हैं। स्थानिक बुद्धि की अगर हम बात करें तो जिस बच्चे में स्थानिक बुद्धि की अधिकता होगी वे नाविक, शिल्पकार, अन्वेषक, आंतरिक डिजाइनर्स बन सकते हैं। नंबर 4, जिन बच्चों में शारीरिक गतिक बुद्धि की अधिकता होगी वे बच्चे एथलीट, नर्तक, कारीगर, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक बन सकते हैं। नंबर 5, सांगीतिक बुद्धि की बात करते हैं। जिन बच्चों में इसकी अधिकता होगी वे बच्चे वादक, गायक, संगीतकार बन सकते हैं। छठवां है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। जिन बच्चों में इसकी अधिकता होगी वे बच्चे परामर्शदाता, विक्रेता, व्यापारी आदि बन सकते हैं। और सातवां है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, जिसमें इस बुद्धि की अधिकता होगी वे बच्चे अनुसंधानकर्ता, दार्शनिक आदि बन सकते हैं। तो इस प्रकार से हम हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि किस बच्चों के अंदर कौन सी बुद्धि की अधिकता है और वे बच्चे किस क्षेत्र में अपना करियर बेहतर बना सकते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत का प्रयोग शिक्षक अपने छात्रों को प्रतिभा का ध्यान रखते हुए उन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप शिक्षा दे सकता है। विशेष बच्चों के लिए भी यह सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से हम बच्चों की प्रतिभा को पहचान सकते हैं और हम उनकी प्रतिभा के अनुरूप शिक्षा दे सकते हैं। तो स्कूल में भी बहुबुद्धि सिद्धांत को अपनाने से कुछ लाभ है, वो इस प्रकार है। नंबर 1, हम बच्चों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं प्रतिभाओं के आधार पर उन्हें सीखने के विश्वसनीय अवसर प्रदान करेंगे। नंबर 2 है, छात्र अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकेंगे एवं सबके साथ बांट सकेंगे। तीसरा, जब आप समझाने के लिए पढ़ाते हैं तो बच्चे सकारात्मक शिक्षकीय अनुभव तथा जीवन में समस्याओं के हल के लिए क्षमता इकट्ठी कर लेते हैं। तो ये कुछ लाभ था कि अगर हम बहुबुद्धि सिद्धांत का उपयोग स्कूल में करते हैं तो इससे बच्चों को क्या लाभ मिलेगा। अब बच्चों को इससे क्या फ़ायदा होगा, तो बहुबुद्धि सिद्धांत से बच्चे को फ़ायदा क्या होगा, इससे बच्चे समझने लगते हैं कि वे कितने कुशाग्र हैं। गार्डनर के विचार से सीखना सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों प्रक्रिया है। जब बच्चे अपने बहुप्रतिभा
का संतुलन समझने लगते हैं तो वे आरंभ कर देते हैं। नंबर 1, स्वयं से सीखने की प्रक्रिया का प्रबंधन, और नंबर 2, अपने व्यक्तिगत शक्तियों का सम्मान करना। तो ये जो है बहुबुद्धि सिद्धांत से बच्चों को कुछ लाभ होगा। तो आज हम लोगों ने गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में जाना कि बहुबुद्धि सिद्धांत क्या होता है। इसके लिए गार्डनर ने बताया कि बुद्धि 7 प्रकार की होती है और वे 7 प्रकार की बुद्धि स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे से उसका संबंध नहीं होता है। और हमने ये जाना कि स्कूल में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रयोग करके बच्चों को क्या फ़ायदा हो सकता है और अध्यापक को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हुए नीचे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और अगर उसके बाद आपको कोई समस्या आती है तो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आपका पहला जो प्रश्न है वो ये है कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और आपका दूसरा प्रश्न है कि भाषाई बुद्धि तथा सांगीतिक बुद्धि क्या है, लिखिए। तो फिर मिलेंगे हम आपसे नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।